नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देख रहे न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। गुजरात के अहमदाबाद में 12 मई को हुए विमान हादसे ने देश को डरा कर रख दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया का एक विमान क्रैश होकर एक बिल्डिंग पर जा गिरा था, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा विमान आग के गुबार में तब्दील हो गया। एयर इंडिया की ये फ्लाइट लंदन जा रही थी और इस हादसे में प्लेन सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एयर इंडिया का विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा, उसमें हादसे के वक्त 60 से ज्यादा डॉक्टर, स्टूडेंट्स और कुछ अन्य लोग यानी स्थानीय लोग भी मौजूद थे। इनमें से 34 लोगों की भी मौत हो गई है। तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान कैसे क्रैश हुआ? क्या उड़ान भरते ही विमान का इंजन फेल हो गया था? क्या पायलट की ओर से किसी प्रकार की कोई लापरवाही या गलती हुई थी, या ऐन समय पर ऐन मौके पर कोई पक्षी इंजन से टकरा गया? तेज गर्मी की वजह से यह हादसा हुआ, मौसम साफ नहीं था, क्या यह बड़ा फैक्टर है, या फिर विमान पर कोई हमला हुआ था, या फिर कोई और इसकी वजह थी? अब ऐसे सवाल है कई सारे जो लोगों के जहन में है। इस वक्त जो लोग हैं वो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर खंगाल रहे हैं, जिसके जवाब की पूरे देश को दरकार है, इंतजार है। फिलहाल क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। घटना की जांच शुरू हो चुकी है और जांच के बाद ही ये अब साफ हो पाएगा कि विमान में सवार 241 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, जो दुर्घटना की वजह की जांच करेगी, सच सामने लाएगी कि आखिर दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन में शुमार बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर आखिर कैसे उड़ान भरते ही 2 मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल हादसे की जांच होगी और किस किस पर आंच आएगी यह तो जांच मुकम्मल होने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अहमदाबाद में हुए इस हादसे ने नागरिक उड्डयन का एक बड़ा अलार्म लगा दिया है। दरअसल आपको बताएं कि इसमें एक खतरे की घंटी बजा दी है, जो कि मंत्रालय के लिए है। लेकिन बीते कुछ समय से एयर इंडिया की सर्विस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका राणा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ मानसी गुलाटी जी भी रुकेंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ ये दोनों खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता देंगे और तमाम जो इसमें अपडेट्स है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अहमदाबाद में ये पूरा हादसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे, क्या इसकी वजह थी। ब्लैक बॉक्स अब राज खोलेगा, क्योंकि अब वो मिल चुका है। पक्षी से प्लेन टकराने के कारण क्या यह हादसा हुआ है? क्या पायलट की ओर से कोई गलती की गई, क्या कोई चूक या फिर कोई लापरवाही की गई? फेल हुआ विमान का इंजन, क्या ये एक बड़ी वजह है इंजन फेल होने के कारण, या मौसम की किसी खराबी के कारण यह हादसा हुआ, या बाहरी हमले से हादसा हुआ? वजह क्या थी अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अब जल्द ही इसके एक स्पष्ट तौर पर तस्वीर क्लियर होने की उम्मीद है, और वो भी इसीलिए क्योंकि अब ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल चुका है। तो मौसम की वजह से क्या यह हादसा हुआ है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन जो था वो क्रैश हो गया था। ये पूरा हादसा हम आपको बता रहे कैसे हुआ था। AI 171 में 242 लोग उस वक्त सवार थे जिस वक्त यह हादसा हुआ था, और ये जो पूरा विमान है वो अहमदाबाद से लंदन की ओर उड़ान भर रहा था। किसी ने नहीं सोचा था, कोई अपनों से मिलने के लिए जा रहे थे, कोई हमेशा के लिए सेटल्ड होने के लिए जा रहे थे, कोई किसी अपने निजी कार्य से जा रहे थे। दोपहर 1:17 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया, उड़ान भरी थी। तो ये पूरा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, कितने बजे क्या हुआ, कब कब क्या क्या हुआ। 12 क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोग इस विमान में, इस प्लेन में जो थे वो सवार थे, और 12 क्रू मेंबर समेत कुल जो सवारियां थी वो भी इसमें सवार थी। प्लेन क्रैश में 241 लोगों की मौत हो गई। आप ये समझिए कितना बड़ा हादसा है, अब तक का सबसे बड़ा हादसा है, जिस पर इतने बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक भारतीय मूल के ब्रिटिश यात्री जिंदा बचे हैं। तो विश्वास कुमार रमेश नाम के एक यात्री जो इसमें जिंदा बचे हैं, ये चमत्कार कह लीजिए, ऊपर वाले का करम कह लीजिए, ऊपर वाले का रहम कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, मिरेकल कह लीजिए, लेकिन ये एक बड़े चमत्कार से कम नहीं है। सीट नंबर 11A पर रमेश बैठे हुए थे, जिनकी सीट, अब जैसे कि उनके बयान भी आ रहे हैं कि उनकी सीट
अचानक से बाहर निकल गए, उन्हें खुद को भी नहीं पता चला कि वो आखिर बचे तो बचे कैसे। इमरजेंसी गेट के पास रमेश की सीट थी। इमरजेंसी एग्जिट, आप में से जितने लोगों ने हवाई यात्राएं की होंगी उनको बखूबी पता होगा इस बारे में। हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी मौत हो गई है, क्योंकि वो भी उस वक्त अपनी बेटी से और अपनी पत्नी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। 30 जून को उनको वापस भी आना था। विमान के पायलट का नाम सुमित सबरवाल था, जो कि LTC रेंज में आते हैं और 8200 घंटे की उन्हें उड़ान का अनुभव भी था। विमान को पायलट का नाम जो था वो क्लाइव कुंदर था। विमान के को पायलट का नाम क्लाइव कुंदर था। उनकी भी मौके पर मौत हो गई। वो भी LTC रेंज में आते हैं, उनको भी 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। तो एयर इंडिया का बोइंग 787-8 प्लेन क्रैश जो था वो, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। और उड़ान भरते ही जब टेक ऑफ किया, और टेक ऑफ के आप समझ लीजिए कि 1 मिनट ही मुश्किल से हुआ होगा, बमुश्किल 1 मिनट, और पल भर में, क्षण भर में सब कुछ तहस नहस, सब कुछ तबाह, सबकी जानें चली गई। अहमदाबाद से लंदन की ओर इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन अब सबके जहन में एक जो बड़ा सवाल है वो ये कि आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, किसको इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। और ये भले ही बड़ा हादसा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बताएं कि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो AI-171 में 242 लोग जो थे वो सवार थे उस वक्त। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि क्योंकि कई लोग जो थे वो यहाँ पर जा रहे थे लंदन। बोइंग ड्रीम लाइनर 787-8 ईंधन क्षमता 1,25,000 यानी 1.25 लाख लीटर की इसमें क्षमता है। क्षमता बैठने वालों की सीटिंग्स कितनी है? 254 लोग इसमें एक बार की उड़ान में बैठ सकते हैं। एक बार में 254 लोगों की बैठने की इसमें क्षमता है। अधिकतम रफ्तार 954 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये बोइंग विमान जो है वो उड़ता है, उड़ान भरता है। उड़ान की रेंज 14,000 किलोमीटर है। 14,000 किलोमीटर इसकी उड़ान की रेंज है। अब आप ये समझिए कि ये कई पहलुओं में बेहद विशेष और खास हो जाता है। ईंधन क्षमता 1.25 लाख लीटर इसकी है, और काफी मात्रा में इसमें जो एक प्योर ईंधन है वो उसको स्टोर किया जाता है। तो देखिए, पायलट ने गलती की, ये एक बड़े सवाल है, क्योंकि अब जो ब्लैक बॉक्स मिला है उससे उम्मीदें हैं कि ये जो सवाल है वो सुलझ सकते हैं। क्या विमान का इंजन फेल होने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ था? ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसके अलावा ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या मौसम की खराब होने की वजह से या मौसम में बदलाव की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 241 लोगों की जो उस वक्त उस प्लेन में सवार थे उनकी मौत हो गई। बाहरी हमले का एक अंदेशा है क्या कि बाहरी हमले की वजह से कोई हादसा हुआ होगा, या फिर कोई बर्ड हिट हुआ होगा, क्योंकि पक्षी के टकराने से भी इंजन फेलियर की जो तस्वीरें है वो निकलकर सामने आती है, या फिर उसका भी एक खतरा पैदा होता है। इंजन फेलियर कई वजहों से होते हैं, लेकिन अब ऐसे में ये इसकी वजह क्या थी, कैसे इंजन फेल हुआ, या फिर कोई और गलती थी, या फिर रैपिड रिस्पांस में थोड़ी सी लापरवाही बरती गई। हालांकि अब ये जो ब्लैक बॉक्स मिला है और DVR मिला है, इसमें सेकंड्स दर सेकंड्स का भी रिकॉर्ड है। उसमें बाकायदा जो पायलट की ओर से, को पायलट की ओर से जो कमांड दी जाती है या फिर जो मैसेज दिया जाता है उसका भी एक रिकॉर्डिंग होती है। अब उनसे भी तस्वीरें जो है वो साफ हो पाएंगी। तो मौसम की वजह से क्या यह हादसा हुआ है, क्या फिर बर्ड हिट की वजह से यानी पक्षी टकराने की वजह से, या फिर बाहरी हमले से यह हादसा हुआ है? हादसे का जिम्मेदार कौन है, किस क्या वजह रही, अभी तक वो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द ही इसको लेकर भी स्पष्टीकरण आएगा। ये भी सवाल जो हैं अब वो सुलझेंगे। देश जानना चाहता है, देश को इन सवालों की दरकार है, जवाबों की दरकार है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा जिसमें 169 भारतीयों की जान गई है, जिसमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे। इसके अलावा भी एक कनाडा वासी था और दूसरा 7 यहाँ से पुर्तगाल थे वासी थे। और ऐसे में ये तमाम वो लोग थे जिनमें से बस एक शख्स बचा, बाकी 241 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे, उनका भी निधन हो गया है। तो देखिए, ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब तलाश रहा है देश, और देश के हर एक नागरिक में, हर एक शख्स में यही सारे सवाल है कि आखिरकार वजह क्या रही होगी। सबके अपने अपने कयास हैं, अपने अपनी उनके अज्यूम है, लेकिन उसके अजम्पशंस के बावजूद भी जो एक्चुअल वजह है, जो असल वजह है, वो तलाशनी होगी। अब ब्लैक बॉक्स और DVR
जब खुलेगा तो क्या राज निकलकर सामने आएंगे, क्या राज खुलेगा, ये कई सारे लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में वजह क्या रही। रनवे की बात करते हैं तो अमूमन जब हम रनवे के इस्तेमाल की बात करते हैं तो पूरा रनवे जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरा रनवे इस्तेमाल किया गया। इसकी क्या वजह रही, क्यों पूरा रनवे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी, ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। जब हम इसके बाद के एक्शंस की बात करते हैं तो DGCA ने कल ही ये फैसला लिया था कि अब जितने भी बोइंग विमान हैं उन सब की जांच होगी, चाहे वो B-78 787-8 हो या फिर 787-9 हो। उड़ान भरने से पहले अभी जून महीने में ही सबकी जांच होगी, लेकिन जांच अब होगी उसके बाद, ताकि ऐसे जो हादसे हैं वो दोहराए ना जा सके, देश को ऐसे सवालों का सामना ना करना पड़े, लोगों को ऐसे सवालों के जवाब ना तलाशने पड़े, ये पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन अब सवाल कई सारे हैं, अब किसकी गलती रही, इसका जिम्मेदार कौन है, कहाँ लापरवाही रही, कहाँ चूक हुई, क्या टेक्निकल फॉल्ट था, क्योंकि जानकारी तो ये भी है कि जब यही सेम फ्लाइट बोइंग विमान जब जो था ड्रीम लाइनर, वो दिल्ली से अहमदाबाद आता है, उस वक्त भी कई लोगों ने वीडियो साझा किए और कई लोग वहां पर ही शिकायत करते हुए नजर आए थे। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, फेस्टिवल में 300 गुना महंगा किराया वसूलती हैं। ये एयरलाइंस की जो मनमानी है वो हम आपको बताते होते हैं, खास मौके पर मनमाना टिकट प्राइस लेती हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि लोग इतने महंगे टिकट लेते हैं, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। एक ही फ्लाइट में बेस फेयर में बड़ा अंतर होता है, एक ही फ्लाइट में बेस फेयर जो होता है यानी कि जो स्टैंडर्ड प्राइजेस है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। किराया तय करने में सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, कोई इंटरफेरेंस इसमें सरकार का नहीं है। किराया तय करने में सरकार का किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एयरलाइन कंपनियां खुद से ही अपना फेयर यानी कि जो प्राइस है पर टिकट वो तय करती हैं, और इसमें बेस प्राइस में आप समझिए कि एक विमान में अगर 100 यात्री सफर कर रहे हैं तो उन 100 यात्रियों में सबका किराया बेस प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस अलग अलग हो सकता है। फेस्टिवल के टाइम पर या त्योहारों के टाइम पर या फिर जब कुछ ऐसा इवेंट आता है तब उस मौके पर 300 गुना जो है वो ज्यादा अपना मनमाना जो टिकट है वो वसूलती हैं। किराया तय करने में सरकार की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। यही तो सवाल है कि अब क्या नया इनिशिएटिव लेना चाहिए किसी प्रकार से, क्योंकि भारी जेब खाली करती हैं, ये जेब पर बड़ा असर पड़ता है। लोग मोटा पैसा खर्च करके आप समझिए फेस्टिवल के समय पर 300 गुना महंगा अगर ये किराया वसूला जाता है तो भी लोग इसमें ट्रैवल करते हैं कि हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित माना जाता है। और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो कई तरह के सवाल भी उसी सेफ माने जाने वाली, उसी सबसे सुरक्षित माने जाने वाली यात्रा पर खड़े होने लाजमी हैं, क्योंकि मोटा पैसा ये एयरलाइंस जो है वो वसूलती हैं, मोटा पैसा वसूलती हैं, लेकिन किराया वसूलना, पैसा वसूलना, यात्रियों की जेब खाली करना, इनका जिम्मेदारी एयरलाइंस लेती हैं। लेकिन सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये सुरक्षा एयरलाइंस नहीं ले सकती हैं? क्या इसकी जिम्मेदारी एयरलाइंस नहीं ले सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन क्या आने वाले समय में रिस्ट्रक्चर्ड करने की जरूरत है? क्या सरकार को सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत है या हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है? ये तमाम वो सवाल हैं। और अब ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं एक पहलू है कि क्या अब इसमें सरकार की भूमिका भी तय होनी चाहिए, सरकार का रोल भी इसमें तय होनी चाहिए। किराया तय करने में या फिर जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसे तय करने में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक मानसी गुलाटी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मानसी जी, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से हम लगातार सवाल कर रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, और ऐसे में कितने लोगों की इसमें जान गई है, ब्लैक बॉक्स मिला है। क्या उम्मीद है कि क्या जल्द से जल्द इसको डिकोड किया जा सकेगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हमारे पूरे देश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय में हर इंसान को दुख होगा। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे भी चीजों को देखा जाए पूरी तरह। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप यकीन मानिए उनके परिवार पे क्या बीत रहा होगा। लंदन जा रहे हैं और क्या हमारे एक्स सीएम भी उसमें एक्सपायर हो गए हैं गुजरात के। तो इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेनी चाहिए और आगे भी चीजों को देखना चाहिए ताकि ऐसी चीजें ना हो। आप इंडियन एयरलाइंस की बात करें, इंडियन एयरलाइंस में पहले भी काफी चीजें होती रही है, पर ये बहुत दर्दनाक हुआ है।
और तो मैं एक ही चीज आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी, प्लीज इस पे पूरी तरह सरकार को पूरी तरह ध्यान देना चाहिए एंड एविएशन मिनिस्ट्री को उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेनी चाहिए। क्या आप ये समझती है मानसी जी कि अब एयरलाइंस को या निजी विमान कंपनियों को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है और इसमें जो इंटरफेरेंस है वो सरकार का भी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो सरकार का कोई इंटरफेरेंस है नहीं और इसीलिए मनमाने तरीके से अपने नियम बनाते हैं, अपनी फीस वसूलते हैं। मैं फीस पर भी आऊंगी, लेकिन क्या रिस्ट्रक्चर करने की इनको जरूरत है, फिर से इनमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है और सरकार की इसमें भूमिका तय होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए आपको एक ही बात है कि प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए और बिल्कुल सरकार को, मैं ऑनेस्टली बोलूं, अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे गए हैं और उन्होंने जो इंसान एक बच्चे हैं उनसे भी मिलके आए हैं, तो डेफिनेटली सरकार को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने चाहिए ताकि आगे ऐसा कोई दर्दनाक हादसा ना हो। बिल्कुल। अच्छा, ये जो फेयर प्राइसेस हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर फेस्टिवल टाइम है या फिर कोई बड़ा मौका है तो कंपनियां कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। जिस तरीके से वो पैसा वसूलती हैं, 300 गुना 200 गुना ज्यादा फेयर वसूले जाते हैं। जब आप एक ही फ्लाइट में सफर कर रहे होते हैं तो उनका बेस प्राइस भी सबके लिए अलग अलग सुनिश्चित किया जाता है। क्या इस पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है या अपना ही आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मुझे बहुत अर्जेंटली चेन्नई ट्रैवल करना था एंड I have paid 45,000, 7 से 8,000 रुपए लगता है। I paid 45,000। बिल्कुल सरकार को देखना चाहिए, ठीक है आप पैसे ले लीजिए बट अपनी हमारी जान, हमारी हर चीज का जिम्मेदारी बराबर लेनी चाहिए। और मैं बोलती हूँ जो भी भूल चूक हुई है आगे जाके उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फेयर पे भी ध्यान देना चाहिए, चलिए फेयर नहीं लेकिन एटलीस्ट हमारी जान की वो फेल हो गए। बताइए कितनी बड़ी बात हो गई है और कहाँ पे सारी चीजें। अब वो तो उनसे पूछ सकते हैं ना जिनके घर पे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उनसे पूछ सकते हैं। वो उनको बोल रहे हैं 1 करोड़ रुपए हम कंपनसेशन पे देते हैं आपको, वो बोल रहे हैं आप हमसे 1 करोड़ रुपए ले लीजिए। जान की भरपाई क्या पैसा करेगा, बट इतनी ही बात है कि सरकार को इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है मानसी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, निकुल पटेल हमारे साथ, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से, और ऋतु मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ऋतु आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद यहाँ पर वापस आकर समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन क्या समीक्षा बैठक करने भर से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है? क्योंकि हम चाहे कितने ही लाख दावे वादे कर ले, लेकिन अगर निजी कंपनियां अपनी मनमानी करती रहेंगी तब तक ये कंट्रोल नहीं होगा, तब तक इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं लगेगा, जब तक ये हादसे नहीं रुकेंगे। बिल्कुल मनीषा, हादसा जिस तरीके से हुआ है और जैसी तस्वीरें निकल कर आई हैं वो अपने आप में भयावह है और सबसे बड़ी बात कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो जांच प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। 2 स्तर पे जांच हो रही है, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है और एक नेशनल लेवल पे हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय टीमें भी पहुंची हैं AAIB की ब्रिटेन से, इसके साथ ही एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भी जांच की जा रही है। कल जो सबसे अहम चीज हमें मिली वो मिली है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स वो ऐसी चीज है जो बताएगी कि एक्चुअली उस 32 सेकंड में क्या हुआ। और सबसे बड़ी चीज, ब्लैक बॉक्स में 2 हिस्से होते हैं, FDR और CVR। ये 2 ऐसे हिस्से हैं। जो FDR है वो ये बताएगा कि फ्लाइट में एक्चुअली दिक्कत क्या हुई, थ्रस्ट की इश्यूज क्या रही और मेंटेनेंस सर्विलेंस में क्या दिक्कतें रही, फ्लाइट जो है वो क्यों ऊंची उड़ान नहीं भर पाई, ये चीजें बता पाएगी। वही जो CVR है यानी कि कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डर, उसमें ये तमाम जानकारियां जो लास्ट के वो 32 सेकेंड उस दौरान पायलट को पायलट के बीच में क्या बातचीत हुई, इसके अलावा जो क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने इमरजेंसी को लेकर के क्या कुछ उस वक्त गाइडलाइंस को फॉलो किया नहीं किया, क्या स्थिति बनी वहां पे, जो मे डे का कॉल दिया था पायलट ने उस दौरान क्या ऐसी स्थिति बनी, इसको लेकर के तमाम सबूत मिलेंगे। वो सबूत, वो पुख्ता सबूत जिसके आधार पे ये तय होगा कि आखिर ये एक पायलट की चूक थी या कोई तकनीकी कारण की वजह से ये हादसा हुआ। तो ये साफ तौर पे इस जांच से क्लियर होगा और ये जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। और ब्लैक बॉक्स का मिलना एक सबसे अहम चीज इस वक्त हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को देखिए तो सबसे बड़ी जो चीज अभी निकल कर आई है वो ये कि घटना स्थल पे जो BJ मेडिकल कॉलेज है उसकी मेस की बिल्डिंग के ऊपर से ब्लैक बॉक्स बरामद
किया गया है। ये ऑरेंज कलर का ऐसा बॉक्स होता है जो कितनी भी सिचुएशन कैसी भी हो वो जलता नहीं है। वो दो हिस्सों में बराबर हुआ है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एफडीआर और सीवीआर। ये दोनों हिस्से जो है, जहां एक तरफ एफडीआर टेक्निकल चीजों की जानकारी बताती है फ्लाइट को लेकर के कि जब फ्लाइट थी उसकी क्या स्थिति थी और उस वक्त क्या ऐसी चीज बनी, क्या तकनीकी कारण बना जिसकी वजह से ये फ्लाइट में हादसा हुआ, अगर कोई तकनीकी कारण की वजह से ये हादसा हुआ। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बॉक्स का जो दूसरा हिस्सा होता है सीडीआर, वो कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डर है और वो बताता है कि उस दौरान जो जिस तरीके की सिचुएशन थी, वो जो 32 सेकंड जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, उसके बाद उस 32 सेकंड के बाद जब ये क्रैश हुआ, इस दौरान क्या कुछ हुआ, समय पायलट्स ने किस तरीके से एक दूसरे को समझ किया, तो ये तमाम जानकारियां इसके थ्रू मिलेंगी। बिल्कुल ऋतु, और बिल्कुल सही आप जानकारी हमारे दर्शकों को दे रही हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब मेडे कॉल दिया गया था तो उस वक्त रैपिड रिस्पांस का कोई जवाब नहीं आया, टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया या फिर कोई फीडबैक नहीं आया था। उसकी क्या वजह रही, क्या कोई कुछ समझ पाता, जान पाता, इतने में वो हादसा हो चुका था। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार उस ब्लैक बॉक्स के दोनों हिस्सों में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी। निकुल पटेल मेरे सहयोगी मेरे साथ अहमदाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निकुल, जरा आप बताइएगा, फिलहाल जिन घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है उनकी स्थिति क्या है, फिलहाल किस प्रकार की हलचल है वहां पर? अभी मैं मौजूद हूँ, कई लोग जो है वो अपने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए जो है वो अपने परिवार वाले जो है स्वतंत्र है उनको यहाँ पे लाया जा रहा है और उनके डीएनए टेस्ट जो है सैंपल अभी लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कई सारी जो डेड बॉडीज जो है वो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के पीएम रूम के कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखी गई है और उनके परिजनों के आने के बाद डीएनए सैंपल जैसे ही मैच होते हैं सबको जो डेड बॉडीज है वो सौंप दी जाती है। आपको बता दें कि अब तक जो है काफी सारे जो सैंपल है वो यहाँ पे लिए गए हैं और इनका जो मैचिंग का काम है वो चल रहा है। दूसरी ओर देखिए तो जो मलबा है वो मलबा हटाने की कामगिरी भी यहाँ पे शुरू है और साथ साथ जो जांच एजेंसियां है वो भी इसमें जुड़ी चुकी है और कहीं ना कहीं जो प्लेन के नीचे कोई लोग दबे हैं कि नहीं उसकी भी जांच यहाँ पे चल रही है। दूसरी ओर देखा जाए तो एनआईए है, गुजरात एटीएस है, सभी तरह की जो एजेंसियां है इस काम में लगी हुई है और लगातार अपना जो काम है वो कर रही है। निकुल, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है डीएनए मैच करना, क्योंकि जो बॉडीज थी वो इतनी जबरदस्त तरीके से झुलस गई थी कि और जानकारी तो ये भी है, जैसे कि आप भी बता रहे थे एक बार, कि जो बॉडी पार्ट्स है वो अलग अलग भी हमने देखे हैं कि एक बॉडी पार्ट के जो अलग अलग पार्ट्स है वो कहीं कहीं पर पाए गए हैं। अब ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि आप परिवार वालों को बुलाएं, लेकिन डीएनए मैच करना और लैब तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं, चाहे हम टिश्यूज की बात कर ले, उन बोन्स की बात कर ले, उनको क्रस्ट करके जब सेल्स उनमें से निकाले जाएंगे तो ये काफी चैलेंजिंग होने वाला है। जी देखिए, जिस तरह से बॉडी जली हुई थी, मैंने भी जो सभी डेड बॉडी जो जब यहाँ पे लाई गई थी मैं मौजूद था, मैंने भी देखी थी कि 70 से 90% तक सभी जो डेड बॉडीज है वो झुलसी हुई थी, जली हुई थी और इसके चलते हुए वो उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल लग रहा है और इसके चलते हुए अभी जो है वो डीएनए टेस्ट की जो कार्यवाही वो की जा रही है। आपको बता दें कि जो परिजन है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ कई ऐसे परिजन हैं जो आउट ऑफ कंट्री में है, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। जब वो आएंगे तो बारी बारी से सबका डीएनए टेस्ट होगा। आज विजय रूपाणी के जो पुत्र है ऋषिक, वो भी लंदन से पहुंचने वाले हैं और वो भी विजय मेडिकल में आके जो अपना डीएनए सैंपल है वो देंगे। उसके बाद विजय रूपाणी की डेड बॉडी की जो पहचान है वो भी की जाएगी। इस तरह की सभी प्रकार की जो डेड बॉडीज है वो यहाँ पे रखी गई है, उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पर आपको एक बात जरूर बता दूं कि जिस तरह के हालात है उस हालात को देखते हुए 80 से ज्यादा डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ पे लगातार डीएनए सैंपल का काम कर रही है, डीएनए सैंपल मैचिंग का काम कर रही है और जल्द से जल्द सबको डेड बॉडीज मिले ऐसा प्रयास अभी जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, मैं मानसी गुलाटी जी का फिर से रुक करना चाहूंगी। मानसी जी, हम सरकार के रोल की बात कर रहे थे और चूंकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं तो आप ये बेहतर बता भी पाएंगे कि क्या अब सरकार को किस प्रकार से अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। अब ये जो हादसा हुआ उसकी भरपाई उन परिवारों को हम नहीं कर सकते हैं, भले ही आप कितनी ही उनको राशि दे दें या फिर उनको मदद दे दें या फिर उनकी आप सहायता राशि बढ़ा दें, लेकिन वो जो लॉस हुआ है, वो जो पर्सनल लॉस है, फैमिली का लॉस है, वो आप नहीं भर सकते हैं। लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए सरकार को क्या कुछ प्रयास करने चाहिए, अपनी तरफ से क्या सरकार इस पर कंट्रोल कर सकती है?
बिल्कुल करना चाहिए। सरकार पूरा जिस तरह से आप बता रहे हैं और जिस तरह से हमें न्यूज देखने में भी पता लग रहा है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को इसका बहुत और सबको बहुत दुख है, पूरे देश को, पूरे विदेश, हर जगह पे इंटरनेशनल नेशनल न्यूज बनी है, सबको इसका बेहद दुख है। और कल हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और कल ही समीक्षा वगैरह सारी चीजें, तो मुझे लगता है अभी आगे इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए कि आगे ऐसी चूक ना हो। तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, सब चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। बट इस बात ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मैं अभी तक नहीं, लाइक आई एम स्टिल इन शॉक कि ये सब क्या हो गया है। और इवन मैं खुद ट्रैवल करने वाली थी अहमदाबाद, नॉट लाइक ये फ्लाइट पे, अब एक माइंड में भी डर आ चुका है कि यार फ्लाइट में भी ट्रैवल मत करो। तो प्लीज मैं सरकार से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस पे पूरी तरह निगरानी, पूरी तरह इसका ध्यान रखा जाए, ताकि आगे ऐसी चीज का डर ना बह ना रहे। और बहुत ही बेहद ही दुख की बात है। बिल्कुल ठीक है मानसी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे दोनों सहयोगी जो हैं ऋतु और निकोला भी हमारे साथ बने रहिएगा। इस पर लगातार न्यूज इंडिया की कवरेज जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम जांच पर बात कर रहे हैं कि होगी जांच तो किस पर आंच आएगी, इसको लेकर हमारी सहयोगी ऋतु भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई है दिल्ली से। ऋतु, आप ही का रुख कर लेती हूं मैं। हम लगातार ब्लैक बॉक्स का जिक्र कर रहे हैं, आपने बड़े बेहतर तरीके से बताया कि दो हिस्से होते हैं, जिसमें एक तो जब हम कमांड की बात करते हैं या कॉकपिट से जो कमांड दी जाती है उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, या फिर जो टेक्निकल फॉल्ट की जो जिम्मेदारी होती है वो भी इसमें एक पार्ट में दी जाती है। लेकिन जब मैं बात करूं कि अगर यही विमान जो था वो दिल्ली से अहमदाबाद भी आया था, उस दरमियान भी जो वीडियोस हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें भी कई लोगों ने टेक्निकल फॉल्ट की जानकारी दी है। कई वीडियोस में ये बताया जा रहा है कहीं पर एसी काम नहीं कर रहा था, कहीं पर लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, कहीं पर स्विच काम नहीं कर रहा है, कहीं पर स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, जब लोग स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे थे वो भी काम नहीं कर रही थी। तो क्या ये 2 घंटे का समय था, क्योंकि उस वक्त 2 घंटे के बाद फिर ये अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होती है, लेकिन क्या उस 2 घंटे के बीच में टेक्निकल टीम की ओर से कोई लापरवाही हो सकती है, या फिर जो इसके लिए जिम्मेदार है, बाकायदा पूरी एक जांच टीम होती है जो पूरी टेक्निकल तरीके से इसकी जांच करती है हर एक लैंडिंग के बाद, तो क्या वहां से भी कोई गलती हो सकती, चूक हो सकती है? बिल्कुल मनीषा, हो सकती है, ऐसे स्पेकुलेशंस भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है विमान में कोई तकनीकी खराबी हुई हो और इसकी वजह से पायलट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया हो, या ये भी हो सकता है कि पायलट की तरफ से कोई चूक हुई हो। तो कई सारी संभावनाएं हैं और कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और जो लगातार जब से ये घटना हुई है और जब से ये खबर आई है उसके बाद से लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम कड़ी है वो ये कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, और ब्लैक बॉक्स जो है इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो उससे निकलकर सामने आ जाएंगे। उसमें 2 तरीके के जो रिकॉर्डर्स हैं, एक तो सीवीआर है जो कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर है, वो तमाम तरीके की कन्वर्सेशंस उन 32 सेकंड में क्या बातचीत हुई, क्रू मेंबर्स ने इमरजेंसी जो गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो किया नहीं किया, पायलट्स के पास किस तरीके के इश्यूज वहां तकनीकी उनके सामने आए, क्या उसको वो सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए। मे डे का जब पायलट की तरफ से कॉल दिया गया उसके बाद कोई कम्युनिकेशन एटीसी पे नहीं हो पाया उनका टर्मिनल से, तो ऐसे में क्या दिक्कतें रही, ये समझने के लिए ये ब्लैक बॉक्स जो है वो सबसे अहम कड़ी है और सबसे जरूरी चीज है इस वक्त, और इसी की जांच पड़ताल चल रही है। अभी जांच होगा, 2 तरीके से 2 लेवल पे रिपोर्ट्स आएंगी, एक प्राइमा फेसी रिपोर्ट आएगा जिसमें सबसे अहम कारण बताया जाएगा कि क्यों ये घटना हुई, किन कारणों की वजह से हुई। और ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले से एयर इंडिया जो है वो कई बार हादसों का शिकार हो चुका है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि अगर बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं और अगर इस तरह के हादसे घनी आबादी में होते हैं तो वो बड़े हादसों में तब्दील हो जाते हैं। इसको लेकर अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की, बहुत शुक्रिया आपका ऋतु हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।